Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf, and today it is my lecture number 18 for the students of BBA 4th semester. Today we shall discuss three topics: memo or memorandum, resume, which is also called CV, and proposal. Proposal means a research proposal, a business proposal. तो आज की इस लेक्चर नंबर 18 में हम बीबीए 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मेमोरेंडम या मेमो, रेज्यूम और प्रपोजल तीन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर आज का अपना ये लेक्चर शुरू करते हैं। जी, अब आपके सामने स्क्रीन पर मेमो शो हो रहा है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अब मेमो और मेमोरेंडम मीनिंग रिमाइंडर। लफ्ज़ मेमो का मतलब होता है याद दिलाना, रिमाइंडर। इज नॉर्मली यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग पॉलिसीज, और ये इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेटिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रिलेटेड ऑफिशियल बिजनेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली दो लाइंस में हमें मेमो की डेफिनेशन मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू वी मीन बाय मेमो, तो अ मेमो और मेमोरेंडम मीन्स रिमाइंडर। इसका मतलब है याद दहानी करवाने वाला। और इससे मुतालिक दूसरी बात ये बताई गई कि मेमो आमतौर पर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर से मुतल्लिक बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए। सपोज हम फ़र्ज़ करते हैं इसकी वजाहत के लिए कि एक कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ बदल जाती हैं, ये किसी प्रोजेक्ट के बनाने से मुतल्लिक कोई नया प्रोसीजर तैयार किया गया है, तो निचले तबके को, मजदूर तबके को उससे आगाह करने के लिए एक मेमो इशू किया जाता है, एक मेमोरेंडम दिया जाता है। इट इज़ ऑफन रिटन फ्रॉम अ वन टू ऑल पर्सपेक्टिव, और इसको लिखा जाता है, एक शख्स लिखता है, टू ऑल सब के लिए लिखता है। Like mass communication, broadcasting a message to an audience rather than a one-on-one interpersonal communication। ये उसी की तशरीह है पहले फिक्रे की कि ये वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं होती बल्कि वन टू ऑल कम्युनिकेशन होती है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको मैस कम्युनिकेशन का एक अंदाज भी कहा जा सकता है। इट मे ऑल्सो बी यूज्ड टू update a team on activities for a given project or to inform a specific group within a company of an event, action or observance। इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, इसकी वजाहत पहले कर चुके हैं कि किसी प्रोजेक्ट से मुतल्लिक एक टीम को बताने के लिए, किसी चलते हुए प्रोजेक्ट से मुतल्लिक प्रोग्रेस शो करने के लिए मेमोज वगैरह जारी किए जाते हैं। अब सेकंड पैराग्राफ इसी से मुतल्लिक है, इसी का तसलसल है, लिहाजा इसको स्किप करते हुए मैं मेमो के पर्पस पे आ जाता हूँ। वैसे तो पर्पस ऑफ मेमो हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ लिया, अब तक जो कुछ हमने पढ़ा वो इसके पर्पस ही थे, फिर भी इसको देख लेते हैं। ए मेमो's पर्पस इज ऑफन टू इन्फॉर्म बट इट occasionally includes an element of persuasion or a call to action। वैसे तो इसका मकसद होता है इन्फॉर्म, मालूमात फ्राहम करना, लेकिन अक्सर इसमें एलिमेंट ऑफ परसुएशन भी आ जाता है, दूसरों को कायल करने के लिए या उनको एक एक्शन पर, अमल पर आमादा करने के लिए भी मेमोरेंडम इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैज इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अगली बात ये कहेगी कि तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस के पास कुछ फॉर्मल और कुछ इनफॉर्मल नेटवर्क होते हैं। कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स, फॉर्मल नेटवर्क और इनफॉर्मल नेटवर्क, ये आप अपने सेकंड
सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। While memos do not normally include a call to action that requires personal spending, they often represent the business or organization's interest. तो कहा गया कि ये कॉल फॉर एक्शन नहीं होता। मेमोरेंडम देकर, मेमोरेंडम इशू करके आप वर्कर्स से ये नहीं कह सकते कि जनाब आप काम शुरू करें। ये तो सिर्फ एक रिमाइंडर होता है। दे मे ऑल्सो इंक्लूड स्टेटमेंट्स दैट अलाइन बिजनेस एंड एम्प्लॉय इंटरेस्ट एंड अंडरस्कोर कॉमन ग्राउंड एंड बेनिफिट। इसमें स्टेटमेंट होती है। तो ये थे जनाब मेमो के पर्पसेस। इस पैराग्राफ में हमने जो पर्पसेस पढ़े, पहला पैराग्राफ इससे मुतालिक जो पढ़ा जिसमें इसके डेफिनेशन भी थी, ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं। उसके बाद मेमो फॉर्मेट की तरफ आ जाते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, एक ये कि आपको पता होना चाहिए कि मेमो होता क्या है, उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, उसकी शक्ल सूरत, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका ढांचा क्या है। तो अब मेमो फॉर्मेट में हमने यही पढ़ना है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मेमो। A memo has a header that clearly indicates who sent it and who the intended recipients are. मेमो में सबसे पहले ऊपर एक हेडर बनाया जाता है जो कि बताता है कि ये किसकी तरफ से है और किन लोगों ने इसको रिसीव करना है। पे particular attention to the title of the individual in this section. Pay particular attention to the title of the individual in this section. लिहाजा टाइटल की तरफ खास तवज्जो दी जाए। डेट एंड सब्जेक्ट लाइन आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसमें डेट भी होती है, सब्जेक्ट भी होता है। फॉलोड बाय अ मैसेज, उसके बाद एक मैसेज है। मैसेज जिसको आप बॉडी ऑफ मेमोरेंडम कह सकते हैं। दैट कंटेन्स अ डिक्लेरेशन, अ डिस्कशन एंड अ समरी एटसेट्रा। तो इन तीन लाइंस को पढ़ के हमें पता चलता है कि मेमो का फॉर्मेट एक ऑफिशियल लेटर, एक बिजनेस लेटर जैसा ही होता है। इसमें एक हेडर है, डेट है, सब्जेक्ट है, उसके बाद बॉडी ऑफ मेमो आ जाता है। इन अ स्टैंडर्ड राइटिंग फॉर्मेट वी माइट एक्सपेक्ट टू सी एन इंट्रोडक्शन, अ बॉडी एंड अ कंक्लूजन। और इसमें इंट्रोडक्शन भी है, बॉडी भी है, कंक्लूजन भी है। ऑल दीज आर प्रेजेंट इन अ मेमो एंड ईच पार्ट हैज अ clear purpose. The declaration in the opening uses a declarative sentence to announce the main topic. और पहले ही sentence में एक पहले पैराग्राफ में आगाज में एक declarative topic sentence होता है जो कि पूरे टॉपिक से मुतल्लिक लोगों को आगाह करता है। The discussion elaborates or lists major points associated with the topic and the conclusion serves as a summary. ओके, ये इसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं। उसके बाद 5 टिप्स फॉर इफेक्टिव बिजनेस मेमोज। तो अगर आपने एक अच्छा बिजनेस मेमो लिखना हो, उसके बॉडी पार्ट्स के अलावा कुछ एक टिप्स हैं, उसको हम पढ़ते हैं। और ये भी आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये चीज़ें भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 5 टिप्स में पहले नंबर पे आ जाता है जी ऑडियंस ओरिएंटेशन, जिसको हम यू अप्रोच कहेंगे। इससे पहले कई मरतबा हम पढ़ चुके हैं कि जब हम रिपोर्ट लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, तो उसमें यू अप्रोच अपनाई जाती है। आपकी याद दहानी के लिए मैं बता दूं कि जब हमने मैसेजेस पढ़े थे, गुड न्यूज़ मैसेज एंड बैड न्यूज़ मैसेज, तो गुड न्यूज़ मैसेज में हमने वाज़ेह तौर पर पढ़ा था, बारहा पढ़ा था कि इसमें हम यू अप्रोच अपनाते हैं। जब मैसेज लिखा जाता है तो वो रिसीवर के पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है, उसकी सोच को सामने रखते हुए, उसकी डिमांड्स को सामने रखते हुए, उसके सोशल स्टेटस को सामने रखते हुए मैसेज बनाया जाता है। तो ऑडियंस ओरिएंटेड वही चीज़ है, यू अप्रोच है। इसको हम पढ़ रहे हैं, हकीकत में हम इसे रिपीट कर रहे हैं, हमने ये बात पहले पढ़ी हुई है। ऑलवेज कंसिडर द ऑडियंस एंड देयर नीड्स व्हेन preparing a memo. An acronym or abbreviation that is known to management may not be known by all the employees of the organization, and if the memo is to be posted and distributed within the organization, the goal is clear and concise communication at all levels with no ambiguity. ठीक, इसमें दो बातें कही गई है। एक ये है
कि आपका मेमो ऑडियंस ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी आपने पैगाम ऑडियंस को देना है तो आपके जहन में रहे कि आपके ऑडियंस का सोशल स्टेटस, उनका एकेडमिक स्टेटस क्या है, उनकी तालीम क्या है, उनका समाजी मकाम रुतबा क्या है, उसके मुताबिक आप अपने मेमो को डिज़ाइन करें। उसके बाद इसमें किसी तरह के ज़ुबानी अल्फाज, मुश्किल अल्फाज मत इस्तेमाल करें। ज़ुबान सादा आम फहम हो, आसान अल्फाज का इस्तेमाल हो। ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि ऑडियंस ओरिएंटेड मेमो के ज़िम्रे में आती हैं। उसके बाद प्रोफेशनल फॉर्मल टोन। जब हम प्रोफेशनल फॉर्मल टोन का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके मेमो में इसका स्टाइल, इसका फॉर्मेट भी प्रोफेशनल होना चाहिए, इसकी लैंग्वेज भी बड़ी नबीतुल मुहतात और प्रोफेशनल होनी चाहिए, इसमें गैर ज़रूरी इस अल्फाज का इस्तेमाल ना हो, और मेमो लिखने वाला अपनी फीलिंग्स का इजहार ना करे। ये प्रोफेशनलिज्म है। मेमोज आर ऑफन अनाउंसमेंट्स एंड द पर्सन सेंडिंग द मेमो स्पीक्स फॉर अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहा गया कि मेमो एक तरह से एक एलानिया होता है, अनाउंसमेंट होता है, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन के तमाम तर मेंबर्स को मुखातिब किया जाता है। वाइल इट मे कंटेन आ रिक्वेस्ट फॉर फीडबैक, द अनाउंसमेंट इटसेल्फ इज लीनियर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉयज। तो कहा गया कि जो अनाउंसमेंट है ये लीनियर होनी चाहिए, यानी डायरेक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन बॉडी टू द एम्प्लॉयज। हायर मैनेजमेंट की तरफ से वर्कर्स के लिए डायरेक्ट मैसेज होता है ये। द मेमो में हैव लीगल स्टैंडिंग एज इट ऑफन रिफ्लेक्ट्स policies or procedures and may reference an existing or new policy in the employee manual for example। okay, अगली बात ये कहेगी कि मैनुअल, ये सॉरी, ये मेमो लीगल हैसियत पर रखता है क्योंकि इसमें कंपनी की पॉलिसीज़ का जिक्र होता है, जिसके हमने पहले जिक्र किया कि सपोज कोई कंपनी अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ा बहुत चेंज करती है, तब्दीली लाती है, और एम्प्लॉयज़ को इससे मुतलिक आगाह करने के लिए एक मेमो जारी किया जाता है। तो अगर कोई वर्कर इन पॉलिसीज़ पे अमल नहीं करता तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, या उसको शो काज नोटिस जारी किया जा सकता है। इस मेमो को बुनियाद बना करके देखिए जी, हमने तो मेमो जारी कर दिया था, फलां डेट पे जारी किया था, क्या आपने इसको पढ़ा नहीं, क्या आपके इल्म में नहीं है। इस सूरत में उस वर्कर के खिलाफ फाइन भी हो सकता है, उसको जुर्माना हो सकता है, उसको लीगल एक्शन हो सकता है, उसको वार्निंग दी जा सकती है शो काज नोटिस की सूरत में। ये सब कुछ हो सकता है। सब्जेक्ट एम्फेसिस। अगला पॉइंट ये है कि जब आप मेमो लिखते हैं तो आपका एम्फेसिस सब्जेक्ट पर होता है। जिस टॉपिक से मुतल्लिक आप मेमो लिख रहे हैं सिर्फ उसी को डिस्कस करना है, उसके अलावा और कोई बात नहीं करनी। द सब्जेक्ट इज नॉर्मली declared in the subject line and should be clear and concise. If the memo is announcing the observance of a holiday, for example, the specific holiday should be named in the subject line. For example, use Thanksgiving weekend schedule rather than holiday observance। ओके, इसमें एक मिसाल दी गई है कि आपका मेमो जिस सब्जेक्ट से मुतल्लिक है, जिस टॉपिक से मुतल्लिक है, उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को पहले तो शुरू में बयान कर दीजिए, सब्जेक्ट लाइन में ही बयान कर दीजिए। उसके बाद बाकी की तहरीर उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, उसी से मुतल्लिक होनी चाहिए। सब्जेक्ट से हटकर कोई दूसरी बात नहीं करनी। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि आपका मेमो जिस सब्जेक्ट से मुतल्लिक है, जिस टॉपिक से मुतल्लिक है, उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को टू द पॉइंट जिक्र करें, बयान करें, और मुबहम गैर वाज़ेह अंदाज में नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड खुले अल्फाज में बयान करें। डायरेक्ट फॉर्मेट। सम रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन अलाउज फॉर अ
choice between direct and indirect format, but memos are always direct. The purpose is clearly announced. अगली बात यह है कि मेमो डायरेक्ट फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए, इसको इनडायरेक्ट लैंग्वेज में ना लिखा जाए, क्योंकि इसका मतलब है एक अनाउंसमेंट देना, ऐलान करना, और अनाउंसमेंट बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में होने चाहिए, इसमें इनडायरेक्ट अंदाज नहीं अपनाया जाता। एक बात ये भी कहेगी कि कुछ टाइप की ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इनडायरेक्ट अंदाज अपनाया जा सकता है, लेकिन मेमो में इसकी इजाज़त नहीं है। अगला पॉइंट आ जाता है जी ऑब्जेक्टिव। इसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं कि मेमो लिखने वाला ऑब्जेक्टिव रहकर मेमो लिखता है, वो अपनी फीलिंग्स को इसमें शामिल नहीं करता, अपनी पसंद व नापसंद को इसमें शामिल नहीं करता, क्योंकि मेमो का फॉर्मेट, इसका स्टाइल बड़ा ऑफिशियल होता है। इसको डायरेक्ट मेथड में लिखा जाता है और इसको ऑब्जेक्टिव रहकर लिखा जाता है। तो इसको पढ़कर देखते हैं। मेमोज आर अ प्लेस फॉर जस्ट द फास्ट एंड शुड हैव एन ऑब्जेक्टिव टोन विदाउट पर्सनल बायस, प्रेफरेंस और इंटरेस्ट ऑन डिस्प्ले, अवॉइड सब्जेक्टिविटी। जिसमें वही बात की कि जो मैंने पहले बता दी कि इसमें पर्सनल प्रेफरेंस का कोई हिस्सा नहीं होता, बायस नहीं होता, यानी मेमो लिखने वाला, मेमो डिज़ाइन करने वाला शख्स ना तो किसी तबके से मुतल्लिक कोई तासुब इसमें शो कर सकता है, ना अपनी पसंद व नापसंद, अपनी प्रेफरेंस का इजहार कर सकता है। मेमो इज़ जस्ट अ मेमो, इट शुड बी इन एन ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मल स्टाइल। इसके बाद मैंने एक सैंपल मेमो इसमें शामिल कर रखा है आपके लिए। उस सैंपल को आप पढ़िए ताकि आप पर वाज़ेह हो जाए कि मेमो की शक्ल सूरत क्या होती है, उसको कैसे लिखा जाता है। तो ये एक मेमो है आप लोगों के लिए। इसको मैं ज़रा स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट कर दूं, फिर कर दूं, ताकि एक ही नज़र में पूरा मेमो आप देख सकें। जी स्टूडेंट्स, अब ये वाज़ेह है, आपको एक पेज पर एक पूरा फॉर्मेट नज़र आ रहा है मेमो का, मेमोरेंडम का। ये अंदाज होता है, ये स्टाइल, ये फॉर्मेट होता है मेमो लिखने का। जब आपके पास ये लेक्चर पहुंच जाए, इसको आप डाउनलोड कर चुके हो, तो मेमो के तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशंस को, स्टाइल को पढ़िएगा, इस सैंपल को पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी करिकुलम, जिसको हमने अपने टाइटल पेज पर लफ्ज़ रिज्यूम लिख रखा था। मैं इसको वापस एडजस्ट कर रहा हूँ, वरना मेरे इस मुसव्वदे की तमाम तर सेटिंग आउट हो जाएगी। मैं ज़रा इसकी पेज एडजस्टमेंट कर लूँ, उसके बाद करिकुलम वाला टॉपिक आपके लिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी करिकुलम या सीवी। इसको बाहर हमने रिज्यूम लिखा था अपने टाइटल पेज पर, करिकुलम कह लें, रिज्यूम, सीवी एक ही बात है। कवर लेटर, कवर लेटर, हाँ ये मुख्तलिफ चीज़ है। कवर लेटर
सीवी या रिज्यूम का हिस्सा है, लेकिन एक अलहदा पेज पर होता है। तो पहले हम कवर लेटर को पढ़ लेते हैं। कवर लेटर से यूजुअली अकम्पनी समथिंग मोर। कहा गया कि कवर लेटर किसी दूसरी चीज को अपने साथ रखता है। वो दूसरी चीज क्या है? वो सीवी होता है। दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाट कम्स विद देम, व्हाई, व्हाट शुड बी डन विद इट एंड सो ऑन। यानी कवर लेटर बताता है कि इसके साथ इसमें क्या मालूमात हैं, इन मालूमात का आपने क्या इस्तेमाल करना है। दीज टाइप्स ऑफ लेटर्स आर जनरली वेरी शॉर्ट। इट माइट बी अटैच विद अ रिज्यूम। जी, लफ्ज़ रिज्यूम आपके सामने आ गया, जो कि हमने बाहर टाइटल पेज पे लिख रखा था। एक्सप्लेनिंग द एप्लीकेंट्स credentials and how it relates to the vacancy in the company. Okay. तो कवर लेटर का ये इस्तेमाल है कि इसको सीवी के साथ अटैच किया जाता है। कवर लेटर को पढ़ के हमें पता चलता है कि हमने इस इंफॉर्मेशन का क्या इस्तेमाल करना है, और आया कि ये शख्स जिसका ये कवर लेटर है, क्या वो इस मुलाजमत के काबिल है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस इतना है कि उसको ये जॉब ऑफर की जाए। ये क्या है? ये कवर लेटर है। और निचले पेजेस पे कहीं हमने कवर लेटर की एक एग्जांपल आपके लिए शामिल कर रखी है। आइए पहले उसको शेयर कर लेते हैं। सैंपल रिज्यूम। ओके, सेकंड सैंपल है जी रिज्यूम या सीवी का। ये है कवर लेटर। ओके, तो जनाब ये आपके सामने कवर लेटर की एक एग्जांपल है। सिंसियरली, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा क्योंकि इसकी मैं पेज सेटिंग नहीं छेड़ रहा, क्योंकि फिर नीचे वाला पेज डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जनाब सैम्पल कवर लेटर आप लोगों के सामने, इसका स्टाइल फॉर्मल होता है, ऑफिशियल स्टाइल में इसको लिखा जाता है। इसमें वो तमाम तो रूल्स हम फॉलो करते हैं जो कि हमने बिजनेस लेटर में पढ़े थे। पिछले लेक्चर में जब हमने बिजनेस लेटर्स डिस्कस किए थे, तो इसमें बिजनेस लेटर के 9 बॉडी पार्ट्स का जिक्र हुआ था, जिसमें हेडिंग, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन वगैरह सब कुछ मौजूद था। वो सारी चीज़ें इसमें 100% फॉलो की जाती हैं। इसका स्टाइल, इसका फॉर्मेट, इसकी कंस्ट्रक्शन या इसकी शक्ल सूरत एक फॉर्मल लेटर जैसी होती है, एक बिजनेस लेटर जैसी होती है। बल्कि आपकी याद दहानी के लिए बता दूं कि रिज्यूम बिजनेस लेटर्स की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो ये पेज आपको शो करने का मकसद ये था कि आप इसको पढ़ेंगे जब ये लेक्चर आपके पास पहुंच जाए। अभी 1 घंटे में ये ऑनलाइन हो जाएगा। इसको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। वहाँ इसको डाउनलोड करके, सेव करके, या एक लम्हे के लिए पॉज करके, स्टॉप करके इसको तफसील से पढ़ें, ताकि आपको समझ आए कि कवर लेटर किस तरह का होता है। क्योंकि ये कवर लेटर आपको भी लिखना है बहुत जल्द। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब आपको अपना सीवी बनाना है, जब आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपके पास भी अपना सीवी होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए। ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान हुआ करती है। और इसके रास्ते प्रोफेसर साहिबान ने ही दिखाना होते हैं। लिहाजा मैंने अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा करते हुए ना सिर्फ आपको कवर लेटर और सीवी से मुतल्लिक समझाया है, इसकी एक सैम्पल आपके सामने पेश की है। अब आपका फ़र्ज़ है कि इसको फॉलो करें, पहले इसको स्टडी करें, पढ़ें, समझें, फिर इसको अपने लिए तैयार करें। और इसके अलावा भी इंटरनेट पर इसके बहुत से सैम्पल्स मौजूद हैं। अगर आपको ये सैम्पल समझ ना आता हो तो नेट कंसल्ट करें, वहाँ पर आपको इससे मुतलिक और बहुत कुछ मिल सकता है। उसके बाद जी करिकुलम वैसा या सीवी। तो सबसे पहले करिकुलम की मैं वजाहत कर दूं। इसको मैं पढ़ रहा हूँ। द फ्रेज करिकुलम वैसा इज लैटिन इन वर्जन, इट मीन्स कोर्स ऑफ लाइफ। ये बहुत अहम बात है जी। करिकुलम विचेक अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। भाई समझ नहीं आता तो उनका कसूर नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है ही नहीं। ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और इस लफ्ज़ का मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी का दौरानिया। इट इज़ ऑफन शॉर्टेड एज सीवी, और मुख्तसर इसको सीवी कहा जाता है। इट इज़ अ रिटन ओवरव्यू ऑफ समवंस लाइफ वर्क, और ये एक रिटन ओवरव्यू होता है, एक जायज़ा होता है एक शख्स की ज़िंदगी के हालात का, लाइफ वर्क का, उसकी ज़िंदगी के अचीवमेंट्स का, उसने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ अचीव किया है, क्या कारनामे किए हैं, उनका जिक्र होता है। विच इट ऑफन एम्स टू बी
कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ समवंस कैरियर एंड कैन बी एक्सटेंसिव। ये क्या है? ये पूरी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स का रिकॉर्ड है, जिसमें तालीमी कारकर्दगी, उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और कुछ और डिस्टिंक्शंस जो कि किसी शख्स ने अपनी ज़िंदगी में हासिल किए हैं, उनका जिक्र होता है। और ये क्या है? कैन बी एक्सटेंसिव। ये बड़ा वसी हो सकता है, 2-3 पेजेस पर भी मुश्तमिल हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एक शख्स का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसका सीवी एक्सपेंड होता चला जाता है। A resume is document created and used by a person to present his background, skills and accomplishments. Accomplishment कारनामा कहा गया कि जो भी शख्स इसको तैयार करता है, वो इसलिए तैयार करता है कि वो अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स और अपनी ज़िंदगी में हासिल होने वाली अकम्पलिशमेंट्स का इजहार कर सके, जिक्र कर सके, कोई मुलाजमत हासिल करने के लिए। रिज्यूम कैन बी यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस। ये कई मकामात पर कई मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, बट मोस्ट ऑफन दे आर यूज टू सिक्योर न्यू एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अक्सर इसको नई मुलाजमत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आ टिपिकल रिज्यूम कंटेन्स अ समरी ऑफ रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। और रिज्यूम जो कि रूटीन के मुताबिक इस्तेमाल होता है, उसमें ज़रूरी है कि जो कोई जॉब आप हासिल करना चाहते हैं, जिस जॉब को टारगेट करके आपने अपने सीवी बनाया है, उससे मुतल्लिक एक खुलासा, एक समरी मौजूद हो, जिसमें लिखा हो कि आप इतने अरसे से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है, एट्सेट्रा। तो ये था जनाब रिज्यूम। आइए इसकी एक सैंपल भी इसका देख लेते हैं। सैंपल रिज्यूम आपके सामने है जनाब। इसे मैं आपके लिए पढ़ नहीं रहा। इसमें एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, उसके बाद टेक्निकल स्किल्स का जिक्र है, वर्किंग एक्सपीरियंस का जिक्र है, मार्केट रिसर्च, उसके बाद एजुकेशन का जिक्र है, पर्सनल सर्टिफिकेट्स जिसको हमने अकम्पलिशमेंट्स के तौर पर पढ़ा था कि आपके अपने जो कि कारनामे हैं, पर्सनल सर्टिफिकेट्स का जिक्र कर सकते हैं। इसके बाद एक और सैंपल है जिसका, जिसमें पहले तो एड्रेस दिया गया है, उसके बाद समरी है। आखिरी फिक्रे में हमने यही पढ़ा था कि जो जॉब आपका टारगेट है, उससे मुताबिक एक समरी पेश करें कि आप इस मुलाजमत को हासिल करना चाहते हैं, तो क्यों हासिल करना चाहते हैं, इस मुताबिक क्या एक्सपीरियंस। उसके बाद एक्सपीरियंसेस का जिक्र है, कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव, आउटबाउंड, ये भी आपके एक्सपीरियंस में शामिल हो जाता है कि आपने कॉल सेंटर में काम किया है। एजुकेशन का जिक्र है, स्किल्स का जिक्र है, कोर्सेज जो आपने एक्स्ट्रा कोर्सेज कर रखे हैं, जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, टाइपिंग कोर्स है, एट्सेट्रा। तो ये जनाब हो गया आपके लिए चंद एक एग्जांपल्स आपके सीवी के। उम्मीद है कि आप इसे ना सिर्फ बड़ी तवज्जो से पढ़ेंगे, इसको फॉलो करेंगे। इसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपके आज के लेक्चर का हिस्सा नहीं है, ये किसी और क्लास के लिए है। एप्लीकेशन का अंदाज पुराना हो चुका है। जब सीवी का वजूद नहीं था, आज से 20-22 साल पहले, तब हम लोग एप्लीकेशंस लिखा करते थे किसी मुलाजमत के लिए। जब अप्लाई करना होता था, जब मैं अप्लाई किया करता था, व्हेन आई वाज अ फ्रेश ग्रेजुएट, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, उसके बाद जब मुझे फील्ड में निकलना पड़ा मुलाजमत की तलाश में, तो वो दौर एप्लीकेशंस का दौर हुआ करता था, क्योंकि उस दौर में कंप्यूटराइज्ड सीवी अभी बहुत कम थे, बहुत ही कम थे। अब एप्लीकेशंस का दौर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में, पेपर में एक सवाल बन सकता है। अगर आपको इसे स्टडी करना हो, तो मैंने एक सेकंड के लिए स्क्रीन आपके लिए स्टिल की है। जब ये लेक्चर आपके पास पहुंच जाए, तो ये स्क्रीन इसी तरह से स्टिल आपके सामने होगी। आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसके अप्स एंड डाउन्स क्या है, इसकी अहमियत क्या है। अलबत्ता मैं इससे आपके लिए पढ़ा नहीं रहा, क्योंकि आपके आज के लेक्चर का हिस्सा नहीं है। और नेक्स्ट आ जाता है, बल्कि आपकी आसानी के लिए मैं इसको मुख्तसर बयान कर देता हूँ, क्या याद करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। एप्लीकेशन क्या है जी? एन एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इज अ स्टैंडर्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड विद क्वेश्चंस deemed relevant by employers. It is used to determine the best candidates
टू फिल अ स्पेसिफिक रोल विद इन द कंपनी। कहा गया कि एप्लीकेशन लिखी जाती है किसी कंपनी में मौजूद किसी सीट को हासिल करने के लिए, रोल को हासिल करने के लिए, मुलाजमत को हासिल करने के लिए, और इसको इस अंदाज में लिखा जाता है गोया कि जो शख्स एप्लीकेशन लिख रहा है वो मैनेजर को, सुपरवाइजर को ये एहसास दिलाना चाहता है कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। एप्लीकेशन दो तरह की होती है जी, सॉलिसिटेड एप्लीकेशन होती है और अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन होती है। सॉलिसिटेड एप्लीकेशन क्या है कि जब कोई इदारा खुद से, जब एक इदारा खुद से कोई एडवर्टीजमेंट देता है, ऐड देता है अखबार में या सोशल मीडिया पर कि हमारी इस फैक्ट्री में, हमारे इस ऑफिस में एक सीट खाली है, एक पोस्ट खाली है, और इस पोस्ट को फिल करने के लिए ऐसा शख्स चाहिए जिसकी इतनी क्वालिफिकेशन हो, इतनी एज लिमिट हो और इतना एक्सपीरियंस हो, वो डिजिट्स या वो स्टैटिस्टिक्स कंपनी वाले खुद पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर एक अकाउंटेंट की पोस्ट है तो लिखा जाता है, सॉलिसिटेड एडवर्टीजमेंट में लिखा जाता है कि एक अकाउंटेंट की जरूरत है जिसकी कम से कम तालीम एम.कॉम हो, उसका 2 से 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो और वो 27 या 28 साल से ज़्यादा उम्र का ना हो। ये सब कुछ लिखा होता है। तो इस एडवर्टीजमेंट को पढ़कर इसके अकॉर्डिंगली जो एप्लीकेशन लिखी जाती है उसको सॉलिसिटेड एप्लीकेशन कहा जाता है, क्योंकि आपसे एप्लीकेशन मांगी गई है। और अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन वो होती है जिससे मुतल्लिक कोई इश्तहार, कोई एडवर्टीजमेंट पेपर में नहीं थी। आपने देखा कि इस सड़क पर ये 2-3 फैक्ट्रीज हैं, 2-3 ऑफिस हैं, हो सकता है कि इसमें मेरे लिए कोई सीट हो, तो चलिए मैं एक एप्लीकेशन लिख के पोस्ट कर देता हूँ, जब इन्हें ज़रूरत पड़ेगी मुझे कॉल कर ली जाएगी। ये अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन होती है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको अल्लाह तवक्कल लिखा जाता है। अपने बिहाफ पे अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन लिख कर सबमिट करवा दी जाती है। अगर आपके मुकद्दर में है कोई पोस्ट तो आपको कॉल कर दिया जाता है, और अगर आपके मुकद्दर में नहीं है कोई पोस्ट तो ये एप्लीकेशन फाइल में लगी रहती है, साल हा साल लगी रहती है, बाज़ वक़्त डस्टबिन में भी चली जाती है। तो ये अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन होती है। अब आगे इसके लिए सैंपल ऑफ सॉलिसिटेड एप्लीकेशन है। ज़्यादातर सॉलिसिटेड एप्लीकेशन लिखी जाती है। आपके पेपर में भी अगर सवाल आएगा तो वो सॉलिसिटेड एप्लीकेशन का आएगा, क्योंकि अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती, वो एक बिजनेस डॉक्यूमेंट नहीं होता। जो सॉलिसिटेड एप्लीकेशन है वो एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है, क्योंकि एक बिजनेस फर्म ने, कंपनी ने खुद से ऐड दी थी अखबार में, खुद से कोई मैसेज अपलोड किया था सोशल मीडिया पर, उस मैसेज को पढ़कर, उस ऐड को पढ़कर जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो सॉलिड है, उसकी एक वैल्यू है। लिहाजा सॉलिसिटेड एप्लीकेशन की एक एग्जांपल आपके सामने है, और स्क्रीन को मैंने आपकी आसानी के लिए स्टिल कर दिया है। इसको आप पढ़िएगा। इसको मैंने पुराने अंदाज में लिखा जी। एक तरफ एग्जामिनेशन हॉल सिटी, जैसे कि आपने अपने मैट्रिक लेवल की पायलट ग्रामर में पढ़ा था, ये वो स्टाइल है। ठीक है, जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं, जब आप अपनी बुक खोल कर देखते हैं तो उसमें आपको नया स्टाइल भी मिलेगा। इसमें एक नया स्टाइल है, इसमें एक ओल्ड स्टाइल भी है। अब न्यू स्टाइल क्या है मैं वो भी आपको समझा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। उसमें ये है कि इस पोर्शन को आप यहाँ से कट करते हैं, और इस जगह पर लाकर आप पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, लीजिए जनाब, इस अंदाज में अगर आप लिखते हैं तो ये न्यू स्टाइल है। जो मैंने पहले लिख रखा था वो इसका ओल्ड स्टाइल था। तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी एड्रेस है, सब्जेक्ट लाइन है, सैल्यूटेशंस हैं, उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर है, लास्ट पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वगैरह। ये वही चीज़ें हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये थी एप्लीकेशन।
इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, ये मैंने आपको समझा दी है। अगरचे ये आपके आज के लेक्चर का हिस्सा नहीं, ये आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में किसी मोड़ पर आपको एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी को समझाना पड़ सकता है, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए था। उसके बाद आज के हमारे लेक्चर का आखिरी हिस्सा है प्रपोजल। ये बहुत अहम है जी। प्रपोजल, इसके लिए मैं आपको वाजे कर दूं कि ये रिसर्च प्रपोजल है और बिजनेस प्रपोजल है। ये कोई मैरिज प्रपोजल नहीं है। खुश ना होइएगा कि सर हमें बता रहे हैं कि हाउ टू प्रपोज समबॉडी, ठीक है, ये वो नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं। अ प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द प्रोस्पेक्टिव फंडिंग सोर्स आउटलाइनिंग द एंटायर प्रोग्राम। कहा गया कि प्रपोजल लिखी जाती है किसी फंडिंग सोर्स के नाम, और आपकी इस प्रपोजल में आउटलाइन पेश की जाती है किस चीज़ की, एंटायर प्रोग्राम की, आपके पूरे प्रोग्राम की, इंक्लूडिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, टाइमलाइन, एक्सपर्टीज, कमिटेड एंड प्रोग्राम, बजट एटसेट्रा। परसुएशन, ओके, इसको बाद में पढ़ेंगे। ये जो दो लाइंस मैंने आपके के लिए पढ़ी हैं, ये प्रपोजल की डेफिनेशन है। प्रपोजल क्या होती है जनाब? प्रपोजल एक तरह की रिपोर्ट है। बेसिकली रिपोर्ट या प्रपोजल लिखी जाती है फंडिंग के लिए, फंड्स हासिल करने के लिए। किसी कंपनी के नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम एक रिपोर्ट लिखी जाती है कि जनाब आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं। आपके जहन में एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एक्स वाई जी उसका नाम है, और आप उसकी आउटलाइन, उसका ऑब्जेक्टिव, उसमें इस्तेमाल होने वाली मेथोडोलॉजी, उस पर आने वाले एक्सपेंसेस और उसमें सर्फ होने वाली टाइम लिमिट का जिक्र करते हैं। और अगर तो वो प्रपोजल उस कंपनी की समझ में आती है कि इस प्रपोजल से मुस्तकबिल में हमें भी फ़ायदा हो सकता है, अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो हम इस प्रोजेक्ट को अपने नाम से इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं, तो फिर वो कंपनी आपके रिसर्च प्रपोजल का जायज़ा लेकर, वो जायज़ा लिया जाता है एक टीम की सूरत में। टीम मेंबर्स जो कि एक्सपर्ट्स हैं, वो आपकी प्रपोजल का जायज़ा लेते हैं, फिर आपसे इंटरव्यू किया जाता है, और अगर बात उनकी समझ में आती है तो आपकी रिसर्च प्रपोजल रिकमेंड की जाती है, आपको फंड्स दिए जाते हैं, और आपसे कहा जाता है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करें और आप इस प्रोजेक्ट पर काम करें, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आप हमारे हवाले करेंगे। ये बेसिक होता है जी प्रपोजल का। उसके बाद प्रपोजल्स दो तरह की होती हैं जो हम नीचे पढ़ेंगे। परसुएशन लाइज एट द हार्ट ऑफ एवरी प्रपोजल। ये प्रपोजल से मुतल्लिक आ गया कि किसी भी प्रपोजल का मकसद होता है परसुएशन, यानी कायल करना, मनाना। व्हेन यू राइट अ प्रपोजल यू सीक टू गेट योर रीडर एक्सेप्ट योर प्लान फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क। जब आप एक प्रपोजल लिखते हैं तो आपका मकसद होता है पढ़ने वाले को ये समझाना, कायल करना कि वो आपकी बात को मान जाए, जो आप चाहते हैं वो हो। आगे टाइप्स ऑफ प्रपोजल हैं जनाब। प्रपोजल आर जनरली डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। एक है जी रिसर्च प्रपोजल, ऑल्सो नोन एज एकेडमिक प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल स्टूडेंट्स तैयार करते हैं, आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है। लिहाजा याद रहे कि आप अगर 4th सेमेस्टर में हैं तो बी प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाइए। प्रपोजल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी डिग्री हासिल करने के लिए पहले के रिसर्च प्रपोजल लिखना है, आपको भी एक प्रोजेक्ट तैयार करना है डिग्री के लिए। उसके बाद बिजनेस प्रपोजल्स आ जाती हैं। सॉलिसिटेड प्रपोजल्स हैं एंड अनसॉलिसिटेड हैं। सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड वही है जिसका जिक्र अभी हमने एप्लीकेशन में पढ़ा था, वहाँ सरसरी तौर पर इसका जिक्र किया गया था। अब हम इसको तफसील में पढ़ेंगे। तो पहले आ जाता है जी रिसर्च प्रपोजल, जो कि स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, इसको पढ़ते हैं। A research proposal is academic in nature. Students at college and at university level are required to submit a research proposal to conduct research and to obtain their degree. Professors also wish to get grant in response to a request or an announcement from the government or some other agency. ओके, तो रिसर्च प्रपोजल क्या होती है कि आमतौर पर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, उसके बाद एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं और इस तरह से अपनी डिग्री हासिल करते हैं। प्रोफेसर साहिबान भी प्रपोजल लिखते हैं, क्योंकि बाज़ वक़्त किसी गैर मुल्की एजेंसी की तरफ से या फिर मुल्क के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होती है, कोई रिक्वेस्ट होती है किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए,
किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो प्रोफेसर साहिबान अपनी तरफ से रिसर्च प्रपोजल लिख कर भेजते हैं ताकि उनको भी ग्रांट मिले, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए। वो इस तरह से उनके एक्सपीरियंस में इजाफा होता है, उनका सीवी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी बिजनेस प्रपोजल्स। बिजनेस प्रपोजल्स आर सबमिट बाय द बिजनेस एम्प्लॉयज और पीपल बिलोंगिंग टू बिजनेस फील्ड। तो बिजनेस एम्प्लॉयज, मुलाजमीन अपनी कंपनी के अंदर रहते हुए इस तरह की बिजनेस प्रपोजल्स बनाकर अपने ऑफिसर्स को सबमिट करवाते हैं। सपोज एक कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है, कंपनी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है और इससे मुतालिक प्रपोजल मांगी जाती है, तो विद इन द कंपनी सुपरवाइजर लेवल के लोग, मैनेजरियल लेवल के लोग एक प्रपोजल बनाकर पेश करते हैं डायरेक्टर के नाम या फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नाम, जिसमें वही ऊपर वाली बातें बताई जाती हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इस पर कॉस्ट कितनी आएगी, टाइम कितना लगेगा, और इस तरह से एक नया प्रोजेक्ट हासिल किया जाता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मकसद होता है पैसा कमाना। Some business firms get a request for proposal published in a newspaper or upload it on social media। कुछ बिजनेस फर्म्स सोशल मीडिया पर या न्यूज़पेपर में एक ऐड देती हैं। They want to promote their business or get some project completed with the help of qualified and experienced professionals। उनका मकसद होता है अपने किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना क्वालिफाइड लोगों का इस्तेमाल करके। सोलिसिटेड प्रपोजल है, अनसोलिसिटेड है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं जी। सोलिसिटेड प्रपोजल वो होती है जिसका जिक्र अखबार में होता है एक ऐड की सूरत में या सोशल मीडिया पर होता है। अनसोलिसिटेड प्रपोजल वो है जिसको कोई शख्स अपने तौर पर पेश करता है कि जनाब मैं ये काम करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, लिहाजा मुझे कंसिडर कीजिए। ओके, इसको हम तफसील में नहीं पढ़ रहे। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ प्रपोजल हैं जनाब। पार्ट्स ऑफ प्रपोजल बहुत अहम चीज़ है। इन पार्ट्स को आपने पढ़ना है, जहन में रखना है, क्योंकि आप लोगों को प्रपोजल लिखना है। मैं सेकंड टाइम आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको एज स्टूडेंट्स रिसर्च प्रपोजल लिखना है, लिहाजा इसको याद रखिएगा। रिसर्च प्रपोजल में सबसे पहले कवर पेज होता है। कवर पेज बाइंड्स द रिपोर्ट, इट इज़ एम्बेलिश्ड विद द कंपनी लोगो। ये आपकी रिपोर्ट का सबसे पहला पेज होता है, बाइंडिंग में आता है और इस पे यूनिवर्सिटी का लोगो होगा। अगर कंपनी की तरफ से है तो कंपनी का लोगो इस पर लगाया जाता है, यानी उसको सजाता है। उसके बाद टाइटल पेज आ जाता है। टाइटल पेज में आप अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, अपना एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हैं। कंपनी, जिस कंपनी के लिए प्रपोजल लिखा जा रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह लिखा जाता है। सबमिशन डेट इसमें लिखी जाती है कि किस डेट तक ये सबमिट होना है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट एक तरह की समरी होती है। मैं इसको आप लोगों के लिए तफसील से पढ़ नहीं रहा, इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि लेक्चर टाइम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। एब्स्ट्रैक्ट क्या जी? एब्स्ट्रैक्ट एक समरी होती है, पूरे प्रोजेक्ट की समरी। एवरी प्रपोजल शुड हैव एन एब्स्ट्रैक्ट। द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स द रीडर्स इनिशियल इम्प्रेशन ऑफ द वर्क। ये क्या है? पूरे काम की समरी। इसको पढ़कर पूरे काम का एक इम्प्रेशन मिल जाता है। एंड देयरफॉर प्लेज अ बिग रोल ऑन whether the application is funded or not। और एब्स्ट्रैक्ट को पढ़कर अंदाजा हो जाता है कि इस एप्लीकेशन को फंडिंग दी जानी चाहिए, फंड्स दिए जाने चाहिए, या इसको रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। ये एब्स्ट्रैक्ट से ही अंदाजा हो जाता है। द एब्स्ट्रैक्ट speaks for the proposal and provides the reader with his first impression of the request। इसको पढ़कर पूरे प्रोजेक्ट का अंदाजा हो जाता है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद हाँ, सेकंड पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपके लिए पर्सनली पढ़ देता हूँ। टू प्रेजेंट द इसेंशियल मीनिंग ऑफ द प्रपोजल, द एब्स्ट्रैक्ट शुड summarize the significance of the work, the hypothesis, the major objective of the project, the procedure to be followed to accomplish the objective and the potential impact of the work। ये सब कुछ इसमें शामिल होना चाहिए, यानी आपका प्रोसीजर कितना लॉन्ग होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसमें टाइम कितना लगेगा। थ्रू इट दो इट अपीयर्स फर्स्ट, द एब्स्ट्रैक्ट शुड बी एडिटेड लास्ट एज अ कंसाइज समरी ऑफ द प्रपोजल। कहा गया कि अगरचा ये शुरू में होती है, जब आप एक प्रपोजल लिखते हैं तो शुरू में एब्स्ट्रैक्ट होता है, लेकिन
इसको आखिर पे एडजस्ट किया जाता है। लिख लें शुरू में, लेकिन जब आप पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर चुके हो उसके बाद एक बार फिर से एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ें, इसको एडिट करें, इसमें इजाफा करें, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आपके पूरे प्रोजेक्ट की जान होती है। लेंथ डिपेंड्स अपॉन स्पॉन्सर्स गाइडलाइंस। लेंथ इसकी मुख्तलिफ हो सकती है, आमतौर पर 1.5 पेज या 2 पेजेस, आधे सफ़े से लेकर 2 सफ़े तक का एब्स्ट्रैक्ट होता है, हाफ पेज नॉर्मल होता है। उस पर टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाता है जिसको हम फेरिस्ट कहते हैं। ठीक है। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें आपने अपने इस प्रोजेक्ट की अहमियत को बताना होता है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ इन फ्यूचर इसका क्या फ़ायदा होगा। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, जिन लोगों ने आप का साथ दिया है इसको कंप्लीट करने में, उनका जिक्र किया जाता है। एक्नॉलेजमेंट एक पैराग्राफ है, उसमें बताते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सुपरवाइज़र का, अपने प्रोफेसर साहिबान का, अपने फ़लाँ फ़लाँ दोस्त का या अपने फैमिली मेम्बर का जिन्होंने मुझे असिस्ट किया, मेरी मदद की, वगैरह वगैरह। ये एक तरह से शुक्रिया का अंदाज होता है। एक्नॉलेजमेंट भी आगाज़ में होता है। इसके बाद एग्जेक्टिव समरी है, ये पूरे प्रोजेक्ट का खुलासा है। एब्स्ट्रैक्ट एग्जेक्टिव समरी एक ही चीज़ है। मेथोडोलॉजी का एक टॉपिक होता है जिसमें आप बताते हैं कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। ये मैं आपके लिए ज़रूर पढ़ूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक टेक्निकल चीज़ है। दिस portion is generally added in research proposal which are produced by university students and professors. जो रिसर्च प्रपोजल्स होती है उसमें मैथोडोलॉजी का जिक्र होता है। इन दिस पार्ट द रिसर्चर इन्फॉर्म्स द सुपरवाइजर of the type of research tools, methodology and the type of population he is going to include in his research। अच्छा जी, तो रिसर्च प्रपोजल बनाने वाला अपने सुपरवाइजर को बताता है, समझाता है कि वो कौन सा रिसर्च टूल इस्तेमाल करेगा। रिसर्च के कई एक मेथड्स होते हैं जो कि अब रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको तफसील से बताया जाएगा किस टाइप की पॉपुलेशन इसमें होगी और किस चीज़ पर आप रिसर्च करने जा रहे हैं। ये सब कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी में समझाया जाता है। बॉडी ऑफ रिपोर्ट इसकी डिटेल होती है, जैसे बॉडी ऑफ लेटर हमने पढ़ा था, बॉडी ऑफ एप्लीकेशन पढ़ा था, इसमें भी एक बॉडी ऑफ रिपोर्ट होती है जिसमें आप तफसील देते हैं। ये 5 या 4 पेजेस की होती है। बिब्लियोग्राफी है जी, बिब्लियोग्राफी लास्ट पे होती है। बिब्लियोग्राफी सर्व्स टू इम्पोर्टेंट functions for the proposal. First, it presents a report of the resources that were drawn upon for the subject. बिब्लियोग्राफी में उन तमाम तर रिसोर्सेज का जिक्र किया जाता है जिन रिसोर्सेज से आपने डाटा कलेक्ट किया है। मसलन आपने मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़े, बुक्स स्टडी की, किसी से इंटरव्यू किया, इन सारी चीज़ों का जिक्र होता है बिब्लियोग्राफी में। अपेंडिसिस, अपेंडिसिस एक्स्ट्रा चीज़ होती है। मसलन आपने, अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। द अपेंडिक्स इज प्लेस आफ्टर द बिब्लियोग्राफी, इट प्रोवाइड्स एडिशनल मटेरियल दैट सपोर्ट्स द आइडिया एंड कंक्लूजन इन द रिपोर्ट। आपने जो एक्स्ट्रा मटेरियल हासिल किया था इस रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसका जिक्र आप अपेंडिक्स में करते हैं। अपेंडिसिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स प्रिंटेड सर्वे, समरी, टेबल, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, बुलेट, ब्लूप्रिंट एंड फोटोग्राफ्स। आपने अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किसी से इंटरव्यू किया, किसी से क्वेश्चनर फिल करवाया, कोई सर्वे किया, कुछ चार्ट्स वगैरह हासिल किए, कुछ तस्वीर का जायज़ा लिया, वो सब कुछ आप अपेंडिक्स में लगा कर आप बताते हैं कि जनाब मैंने ये डाटा फलां फलां जगह से कलेक्ट किया, तो उसके सबूत के तौर पर इसकी एक फ़ोटोकॉपी अपेंडिक्स में लगी हुई है। उसके बाद रेफरेंसेस आ जाते हैं। रेफरेंसेस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस आखिर पर होती है जिसमें बताया जाता है कि आपने जो कोई आर्टिकल्स पढ़े, जो बुक पढ़ी, जो रिसर्च पेपर्स पढ़े, पीरियोडिकल्स पढ़े, उनमें से अपने डाटा कलेक्ट किया, तो उस किताब का नाम, उस आर्टिकल का नाम, उस मैगज़ीन का नाम, ये सारा कुछ रेफरेंसेस में लिखा जाता है। और रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं आपके रिसर्च प्रपोजल में। ये इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। उसके बाद एक स्पेसिमेन, एक रिपोर्ट रिसर्च प्रपोजल की मैंने आपके लिए शामिल कर रखी है। इसमें शायद नहीं, इसमें नहीं है, उसको अलग से शो करवाना पड़ेगा। तो ये था जनाब हमारा आज का लेक्चर। यहाँ हम आपके लिए आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू थी, राउंड अबाउट 40 मिनट से ज़्यादा
का लेक्चर हुआ। हालांकि 36 मिनट्स की लिमिट होती है, मोर देन 40 मिनट मैंने आपको ये लेक्चर दिया है। इसमें बहुत से टॉपिक्स को हमने फिल किया है। इसको तफसील से पढ़िएगा, इसको डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा। मुस्तकबिल में प्रैक्टिकल लाइफ में ये आपके काम आने वाली चीज़ है, सिर्फ पेपर पास करने के लिए नहीं। पेपर पास करने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में ये आपके काम आने वाली चीज़ है आज का ये लेक्चर। लिहाजा अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।